नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब के ट्रिपल ई बैंक चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चैनल के नाम के बगल में सब्सक्राइब का बटन आ रहा है, इसे प्रेस करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना सपोर्ट दें। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में पहुँच सके। आप लोग वीडियो तो देख रहे हैं लेकिन शेयर नहीं कर रहे हैं, तो शेयर करने की कोशिश करें। आज हम लोग बात करेंगे 3 फेज इंडक्शन मोटर का पार्ट 5। पार्ट 4 तक अपलोड हो चुका है, पार्ट 5 आज स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखते हैं 86 नंबर सवाल क्या बोल रहे हैं। तो 86 नंबर सवाल हमारा बोल रहा है कि द लो पावर फैक्टर ऑफ एन इंडक्शन मोटर। बोल रहा है इंडक्शन मोटर में जो पावर फैक्टर लो होता है उसका क्या कारण है। तो पावर फैक्टर लो होने का मतलब ही है, देखिए पावर फैक्टर का मतलब क्या होता है, वोल्टेज और करंट के बीच का जो एंगल होता है उसी को पावर फैक्टर कहते हैं। तो जब हम लोग वोल्टेज को रेफरेंस लेते हैं तो करंट क्या करता है, पीछे चलता है वोल्टेज से। तो ठीक, ये वोल्टेज ये करंट है, तो उसी के बीच का जो एंगल बनता है उसको पावर फैक्टर कहते हैं। तो पावर फैक्टर लो होने का मतलब है कि उसमें इंडक्टेंस का कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट आ रहा है। मतलब जहाँ भी वायर का यूज किए हैं, वायर से ही कॉयल बनता है, कॉयल को ही इंडक्टेंस, कॉयल से इंडक्टेंस आता है, ठीक ना, और इसी को इंडक्टर बोलते हैं। तो हमारा इसमें जब करंट फ्लो होगा ना तो लैगिंग पावर फैक्टर होगा। लैगिंग पावर फैक्टर मतलब लैगिंग करेगा करंट, करंट लैग करेगा तो पावर फैक्टर को लो कर देगा, ठीक, मतलब घटा देगा। तो हमारा इसके प्रमुख कारण क्या है, मेन रीज़न पावर फैक्टर लो होने का, कि जो रोटर का लीकेज रिएक्टेंस, रिएक्टेंस का मतलब ये होता है कि इंडक्टर उसमें आ रहा है, ठीक। उसके बाद हमारा स्टेटर रिएक्टेंस, तो स्टेटर का रिएक्टेंस, रोटर का रिएक्टेंस। उसके बाद द रिएक्टिव लैगिंग मैग्नेटाइजिंग करंट नेसेसरी टू जनरेट द मैग्नेटाइजिंग फ्लक्स। तो जो फ्लक्स जनरेट करने के लिए किसी भी, चाहे जनरेटर हो, मोटर हो, ट्रांसफार्मर हो, उसमें जो फ्लक्स आता है, तो फ्लक्स कहाँ से आता है, किसी वायर से होकर जब करंट फ्लो होगा तभी फ्लक्स आएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड लाने के लिए मोटर, जनरेटर या ट्रांसफार्मर में जो मैग्नेटिक, जो करंट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है वही हमारा मैग्नेटाइजिंग करंट होता है, ठीक। तो वो जो हमारा जो मोटर है उसमें जो मैग्नेटाइजिंग करंट आएगा रोटर में, तो उसके कारण भी उसका, क्योंकि मैग्नेटाइजिंग, क्योंकि कॉपर लगा हुआ, कॉपर का वाइंडिंग है, कॉपर का वाइंडिंग है, तो इससे करंट फ्लो होगा तो लैगिंग पावर फैक्टर देगा, ठीक। तो ये तीनों रीजन हो जाएगा हमारा लैगिंग पावर फैक्टर लो होने का, तीनों कारण है, ठीक। तो 86 का हमारा आंसर हो जाएगा डी। 87 नंबर सवाल देखिए क्या पूछ रहा है। इंसर्ट इन देखिए यहाँ लिख दिया इंसर्शन, एक्चुअली होगा इंसर्टिंग द, यहाँ पे इंसर्टिंग होगा, ठीक। इंसर्टिंग मतलब लगाना होता है। इंसर्टिंग ऑफ रिएक्टेंस इन द रोटर सर्किट, बोल रहा है कि रोटर सर्किट में अगर हम लोग इंडक्टेंस रिएक्टेंस लगाएंगे तो क्या होगा, ठीक। एक्स एल को लगाएंगे तो क्या होगा, मतलब जब फ्रीक्वेंसी टर्म जुड़ जाता है ना तो रिएक्टेंस कहलाने लगता है एल। मतलब एल के साथ जब फ्रीक्वेंसी जुड़ जाता है, कोई भी इंडक्टर है उसको एल से डिनोट करते हैं, और जब इसको एसी सप्लाई से लगाएंगे तो फ्रीक्वेंसी आ जाएगा। तो फ्रीक्वेंसी जब जुड़ जाता है ना तो एसी सर्किट में इसी को हम लोग बोल देते हैं रिएक्टेंस, ठीक। तो रिएक्टेंस बोल रहा है कि अगर रोटर सर्किट में हम लोग इंसर्ट करेंगे तो क्या होगा, तो रिड्यूस स्टार्टिंग टॉर्क एज वेल एज मैक्सिमम टॉर्क। तो देखिए मैक्सिमम टॉर्क का फॉर्मूला से हम लोग जानते थे कि वन, हमारा नीचे क्या आता था, 2x, हमारा आता था नीचे क्या, 2x2 आता था, और यहाँ ऊपर R2 रहता था, ठीक। तो अगर हम लोग मैक्सिमम टॉर्क निकालेंगे तो एक रिएक्टेंस को अगर इंसर्ट करेंगे रोटर में तो क्या होगा, मैक्सिमम टॉर्क डिक्रीज होगा, और साथ ही साथ स्टार्टिंग टॉर्क भी डिक्रीज होता है, ठीक। वहाँ भी रिएक्टेंस रहता है नीचे। तो फार्मूला आप दोनों देख लीजिएगा क्योंकि बता दिए हैं बहुत बार, तो बार बार बताएंगे नहीं। तो हमारा आंसर हो जाएगा 87 का, हो जाएगा ए, रेड्यूस स्टार्टिंग टॉर्क एज वेल एज मैक्सिमम टॉर्क, अगर हम लोग रोटर सर्किट में इंडक्टेंस रिएक्टेंस को इंसर्ट करेंगे तो, ठीक, लगाएंगे तो क्या हो जाएगा। उसके बाद हमारा 88 सवाल पूछ रहा है इंसर्शन ऑफ रेजिस्टेंस इन द रोटर्स ऑफ एन इंडक्शन मोटर टू डेवलप ए गिवन टॉर्क। बोल रहा है कि अगर हम लोग रोटर सर्किट में रेजिस्टेंस इंसर्ट करेंगे तो मोटर डेवलप ए गिवन टॉर्क क्या होगा, मतलब मोटर जो टॉर्क डेवलप कर रहा है उसके साथ मतलब क्या होगा, डिक्रीज होगा द रोटर करंट, इंक्रीज द रोटर करंट बिकम जीरो, और उसके बाद रोटर करंट रिमेन सेम। तो हम लोग अगर रेजिस्टेंस इंसर्ट करेंगे रोटर सर्किट में ना, तो रोटर का करंट सेम रहना चाहिए, ठीक ना, तभी हमारा जो टॉर्क हम लोग डेवलप कर रहे हैं वो टॉर्क डेवलप कर पाएंगे। मतलब जैसे जितना ज़्यादा ज़्यादा रेजिस्टेंस लगाएंगे उतना हाई स्टार्टिंग टॉर्क हमारा आते जाता रहता है, ठीक ना। तो रोटर का करंट को हम लोग सेम रखते हैं, तो आंसर हो जाएगा 88 का, हो जाएगा डी। अब 89 नंबर सवाल देखिए क्या पूछ रहा है। फॉर ड्राइविंग हाई इनर्सिया
लूड्स बेस टाइप ऑफ इंडक्शन मोटर सजेस्ट इन इज। बोल रहा है कि हाई इनर्शिया लूड्स बेस टाइप ऑफ इंडक्शन मोटर सजेस्ट इन। तो सवाल पूछ रहा है कि हाई इनर्शिया लूप्स को ड्राइव करना है तो कौन सा टाइप का मोटर हमारा बेस्ट होगा, क्या सजेस्ट करेंगे आप। तो देखिए हम लोग का स्लिप रिंग टाइप का जो मोटर होता है ना, उसमें क्या होता है, हाई टॉर्क होता है। तो इनर्शिया इसका हाई है तो टॉर्क भी हाई चाहिए होगा यहाँ पे, ठीक ना। तो उस कारण से हम लोग इसी को सजेस्ट करेंगे कि सिंगल रिंग टाइप, ठीक, स्लिप रिंग टाइप। तो 89 का आंसर हो जाएगा ए। उसके बाद 90 नंबर सवाल देखिए क्या पूछ रहा है। टेम्परेचर ऑफ द स्टेटर वाइंडिंग ऑफ ए थ्री फेज इंडक्शन मोटर इज ऑप्टेन बाय। बोल रहा है कि जो हमारा स्टेटर वाइंडिंग है उसका हम लोग टेम्परेचर, थ्री फेज स्टेटर वाइंडिंग इंडक्शन मोटर का, तो हम लोग उसका टेम्परेचर कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो रेजिस्टेंस राइजिंग मेथड से, थर्मोमीटर मेथड से, या एम्बेडेड टेम्परेचर मेथड से, तो हम लोग तीनों मेथड से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो 90 का आंसर हो जाएगा हमारा डी, कि हम लोग को अगर स्टेटर का टेम्परेचर फाइंड आउट करना है कि कितना राइज हो रहा है, क्या हो रहा है, तो हम लोग तीनों मेथड अपना सकते हैं, ठीक। 91 का सवाल बोल रहा था पर्पस ऑफ यूजिंग शॉर्ट सर्किट गियर इज। बोल रहा है कि हम लोग जो शॉर्ट सर्किट गियर का यूज करेंगे, क्यों करते हैं, उसका पर्पस क्या है। तो हम लोग का पर्पस क्या होता है शॉर्ट सर्किट गियर का यूज़ करने का, टू शॉर्ट सर्किट द रोटर स्लिप रिंग। देखिए शॉर्ट सर्किट गियर कहाँ पे लगाते हैं, चलिए आपको दिखाते हैं। देखिए ये हमारा शॉर्ट सर्किट गियर है, ठीक, यहाँ पे गियर जैसा ये काम करता है। तो इसका काम क्या होता है कि स्लिप को रोटर से शॉर्ट सर्किट करके रखना, ठीक। मतलब ये हमारा क्या है, स्लिप रिंग है, और इसको क्या करेंगे हम लोग, ये पूरा स्लिप रिंग है हमारा, और इसको रोटर जो है उससे, रोटर से हम लोग शॉर्ट सर्किट करने के लिए इसको लगाते हैं, इस गियर को, पूरा गियर को, ठीक। तो आंसर हो जाएगा हमारा, तो हमारा आंसर हो जाएगा 91 का हो जाएगा ए, टू शॉर्ट सर्किट द रोटर स्लिप रिंग्स के साथ शॉर्ट, मतलब रोटर को शॉर्ट सर्किट के लिए हम लोग गियर को यूज करते हैं, ठीक। उसके बाद 92 सवाल देखिए क्या पूछा, इन स्क्वायरल केज मोटर द इंड्यूस्ड ईएमएफ इज। बोल रहा है जो स्क्वायरल केज वाला मोटर है, मतलब पिंजरा वाला, जो पिंजरानुमा स्ट्रक्चर था जिसमें इंड रिंग लगाते हैं, उसमें ईएमएफ इंड्यूस्ड जो होता है, तो स्क्वायरल केज में जो हमारा स्क्वायरल केज का जो मोटर है उसमें जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है ना, वो एस टाइम रनिंग कंडीशन में जब ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा तो एस टाइम होगा ई टू, ठीक ना, मतलब ई टू डैश लिख लीजिए इसको। तो स्लिप से मल्टीप्लाई करना होगा ईएमएफ को, तो स्लिप टाइम ऑफ स्टैंड स्टिल ईएमएफ, ठीक। तो आंसर हो जाएगा सी। 92 का हो गया सी। 93 सवाल देखिए क्या पूछ रहा है, लेस मेंटेनेंस ट्रबल आर एक्सपीरियंस इन केस ऑफ। बोल रहा है कि किस में हम लोग को लेस मेंटेनेंस, मतलब प्रॉब्लम आता है, लेस आता है, और हम लोग को मेंटेनेंस का खर्चा कम करना पड़ता है, तो किस टाइप का मोटर में। तो जहाँ आप देखिए हम लोग का स्लिप रिंग और स्क्वायरल केज में क्या होता है, कोई वायर वायर का झंझट नहीं होता रोटर में, और स्लिप रिंग में वायर वगैरह लगा रहता है रोटर में, तो इसमें क्या होगा, प्रॉब्लम ज़्यादा आता है, वायर वायर है कुछ भी हो सकता है। और केज लगा हुआ कॉपर का बार, रॉड लगा हुआ, तो रॉड में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आता है। तो हम लोग का ट्रबल कहाँ पे ज़्यादा प्रॉब्लम कहाँ पे देखने को मिलता है, तो 93 का हमारा हो जाएगा। तो सबसे ज़्यादा ट्रबल हम लोग को देखने को मिलता है इसमें, जिसमें वायर लगा होगा स्लिप रिंग में, ठीक। तो बोलता है कि लेस मेंटेनेंस, तो कम मेंटेनेंस किसको ज़रूरत पड़ता है, तो स्क्वायरल केज में, क्योंकि बार लगा हुआ है। तो आंसर हो जाएगा हमारा 93 का बी, कि स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर में लेस मेंटेनेंस ट्रबल हम लोग को करना पड़ता है, ठीक। उसके बाद 94 सवाल पूछ रहा है, स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर इज नॉट सिलेक्टेड व्हेन। स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर को हम लोग कब सेलेक्ट नहीं करते हैं, जब देखिए स्लिप रिंग वाला जो वायर वाला मोटर होता है, रोटर, जिसका सर्किट रोटर में वायर लगा होता है, उसको हम लोग हाई टॉर्क के लिए यूज करते हैं, जहाँ टॉर्क हाई होगा, रिक्वायरमेंट होगा। और स्क्वायरल केज का कहाँ यूज करेंगे, जहाँ पे बार का यूज किए हैं, मतलब रॉड का यूज किए हैं, एंड रिंग मोटर बोलते हैं इसको, उसका यूज हम लोग वहाँ करते हैं जहाँ ज़्यादा टॉर्क नहीं, मीडियम टॉर्क चाहिए होता है, ठीक है। और जहाँ पे क्या बोलते हैं, मेंटेनेंस का खर्च कम करके रखना पड़ता है, तो वहाँ पे यूज करते हैं। तो बोल रहा है हमारा सवाल, तो ए स्क्वायर केज इंडक्शन मोटर इज नॉट सिलेक्टेड, बोल रहा है स्क्वायर केज को कहाँ सेलेक्ट नहीं करेंगे, जहाँ इनिशियल कॉस्ट कंसिडरेशन होगा, मेंटेनेंस कॉस्ट इज कीप टू लो, उसके बाद हायर स्टार्टिंग टॉर्क इज द मेन कंसिडरेशन। तो देखिए स्क्वायर केज का यूज हम लोग वहाँ पे नहीं करेंगे जहाँ पे हायर स्टार्टिंग टॉर्क हम लोग का मेन पर्पस होगा, ठीक। जहाँ पे हम लोग
जो वर्क कर रहे हैं वहाँ पे मेन रीज़न है हम लोग को चाहिए हाई टॉर्क, हाई स्टार्टिंग टॉर्क। तो स्क्वायरल केज हमको नहीं देगा, तो यहीं पे हम लोग नहीं करेंगे। तो 94 का आंसर हो जाएगा सी। 95 सवाल देखिए क्या पूछा, रिड्यूस्ड वोल्टेज स्टार्टर कैन बी यूज विथ। तो रिड्यूस्ड वोल्टेज स्टार्टर मतलब स्टार्टिंग के टाइम में स्टार्टर का यूज करते हैं करंट को लिमिट करने के लिए। तो रिड्यूस्ड वोल्टेज स्टार्टर का यूज हम लोग कहाँ करते हैं, स्लिप रिंग में भी करते हैं और स्क्वायरल केज में भी करते हैं। तो हमारा देखिए कौन सा ऑप्शन दिया है, स्क्वायरल केज एज वेल एज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। तो हमारा 95 का हो जाएगा सी, दोनों मोटर में करते हैं, ठीक। उसके बाद 96 सवाल पूछ रहा है, स्लिप रिंग मोटर इज प्रीफर ओवर स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर। बोल रहा है स्क्वायरल केज मोटर की तुलना में स्लिप रिंग का यूज हम लोग कहाँ करते हैं, जहाँ हाई स्टार्टिंग टॉर्क का जरूरत होगा। तो हमारा 96 का आंसर हो जाएगा ए। देखिए हाई स्टार्टिंग टॉर्क की रिक्वायर्ड जहाँ पे होगा वहाँ पे हम लोग स्लिप रिंग को प्रीफर करेंगे एज कम्पेयर टू स्क्वायरल केज, ठीक। मतलब स्लिप रिंग का यूज करेंगे, मतलब दोनों चीज़ है हमारे पास, स्लिप रिंग भी है स्क्वायरल केज भी है। तो हम लोग को हाई स्टार्टिंग टॉर्क जहाँ चाहिए वहाँ पे कौन सा करेंगे, हम लोग करेंगे वहाँ पे स्लिप रिंग वाला जिसमें वायर लगा है, ठीक। तो 96 का हमारा आंसर हो गया ए। और आज एक बात बोलना चाहिए आपको कि आप लोग वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर करें और कमेंट करें, ताकि हमको पता चले कि आप लोग को लेक्चर कैसा लग रहा है। और अगर आप लोग शेयर कर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, तो हमको वीडियो बनाने में भी अच्छा लगेगा, मोटिवेशन भी मिलेगा। तो आप लोग करते नहीं हैं तो मज़ा नहीं आता पढ़ाने में आपको भी। तो अगर ऐसा रहा तो सिर्फ सप्ताह में 2 या 3 दिन ही वीडियो डाला करेंगे। देखिए अगर आपको फ्री में मिल रहा तो आपको ना, मतलब इसका कीमत नहीं पता चल रहा। जब आप 25,000 30,000 दे के जब लेक्चर पढ़िएगा ना, तब आपको लगेगा कि हाँ, कि क्या मिल रहा है हमको। तो जब किसी कोचिंग से कंपेयर कीजिएगा तब आपको पता चलेगा क्या चल रहा है क्या नहीं, ठीक ना। तो इसलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया कीजिए। देखिए 97 नंबर सवाल क्या पूछ रहा है, इन ए स्टार डेल्टा स्टार्टर ऑफ एन इंडक्शन मोटर। बोल रहा है कि जो स्टार डेल्टा स्टार्टर लगाए हुए हैं, ठीक ना, इंडक्शन मोटर में, तो रजिस्टेंस इज इंसर्ट इन द स्टेटर, reduced voltage is applied to the stator, resistance is inserting in the rotor circuit, applied voltage per stator phase is 57.7% of the line voltage। तो जब हम लोग स्टार डेल्टा स्टार्टर का यूज करते हैं ना, तो उसमें स्टेटर में अप्लाइड वोल्टेज जो हम लोग स्टेटर में देते हैं वो 57.7% होता है लाइन वोल्टेज का, ठीक। तो हमारे से 97 का आंसर हो जाएगा डी। अब 98 नंबर सवाल देखिए क्या पूछ रहा था, टॉर्क ऑफ एन इंडक्शन मोटर इज। जो टॉर्क होता है इंडक्शन मोटर का वो डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्लिप, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्लिप, प्रोपोर्शनल टू स्लिप स्क्वायर ऑफ द स्लिप। तो हमारा जो इंडक्शन मोटर होता है उसका टॉर्क किसके प्रोपोर्शनल होता है। तो 98 का हमारा आंसर हो जाएगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा 98 का ए, स्लिप के प्रोपोर्शनल होता है, ठीक ना। टॉर्क का फॉर्मूला में देखिएगा, स्लिप का प्रोपोर्शनल है V2 स्क्वायर या E2 स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है, R2 के प्रोपोर्शनल होता है। तो थोड़ा बहुत फार्मूला को रिवाइज किया कीजिए, आपको आसानी से बनेगा। 98 का हो जाएगा ए। 99 नंबर सवाल देखिए क्या पूछा था, रोटर ऑफ एन इंडक्शन मोटर रन्स एट्स। तो इंडक्शन मोटर का रोटर जो है वो बिलो सिंक्रोनस स्पीड से रन करता है। जिस टाइम इंडक्शन मोटर का स्पीड सिंक्रोनस के बराबर हो जाएगा तो मोटर का रोटर रन ही नहीं करेगा, स्टॉप हो जाएगा। तो इंडक्शन मोटर कभी भी सिंक्रोनस स्पीड पे रन नहीं करता है। और अगर हमको इंडक्शन मोटर को सिंक्रोनस मोटर बनाना होगा ना, तो हम रोटर में अलग से बैटरी लगा देंगे ना, तो वो सिंक्रोनस में कन्वर्ट हो जाता है। दो चीज़ याद रखना आपको। और उसके बाद इंडक्शन मोटर को हम लोग बोलते हैं एसिंक्रोनस मोटर। ये सारा चीज़ आपको याद रखना क्योंकि सवाल पूछा जाता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 99 का। बोल रहा है कि सिंक्रोन जो इंडक्शन मोटर है वो रन सेट बिलो सिंक्रोनस स्पीड, तो 99 का हो जाएगा आंसर बी। अब 90 हो गया, 99 100 सवाल देखिए क्या पूछ रहा है, द स्टार्टिंग टॉर्क ऑफ द 3 फेज इंडक्शन मोटर कैन बी इंक्रीज बाय। हम लोग को बोल रहा है कि स्टार्टिंग टॉर्क हम लोग 3 फेज इंडक्शन मोटर का कैसे इंक्रीज करेंगे, इंक्रीज स्लिप, इंक्रीज करंट। तो हम लोग करंट के द्वारा भी कर सकते हैं। देखिए E2I2 cos φ होता है, और एक टॉर्क हमारा स्टार्टिंग का क्या होता है, ये मेन फार्मूला ओरिजिन हुआ। और एक फार्मूला में जो अभी बताया आपको V2 स्क्वायर आता है या E2 मान के चलिए आप, और R2 आता है, एस आता है। तो स्लिप पे भी डिपेंड करता है, I2 पे भी डिपेंड करता है, करंट पे भी, रोटर करंट, ठीक। तो हमारा इंक्रीजिंग स्लिप इंक्रीजिंग करंट, तो स्टार्टिंग टॉर्क हम लोग 3 फेज इंडक्शन मोटर का इंक्रीज कर सकते हैं स्लिप के द्वारा भी करंट के द्वारा भी। तो 100 का आंसर हो जाएगा हमारा सी, बोथ हो जाएगा, ठीक, ए एंड बी। उसके बाद 101 नंबर सवाल है क्या पूछा है, इंसर्टिंग ऑफ रेजिस्टेंस इन रोटर स्टेटर ऑफ एन इंडक्शन मोटर। बोल रहा है स्टेटर में, इंडक्शन मोटर का स्टेटर में अगर हम लोग
रजिस्टेंस ऐड करेंगे तो क्या होगा, तो हम लोग टॉर्क का फॉर्मूला से क्या जानते हैं कि अगर टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, तो अच्छा से सुनिए। देखिए टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है V2 या E2 कुछ भी बोलिए आप स्क्वायर SR2, लेकिन ये कब, जब रोटर के बारे में बात करें। स्टेटर से कोई मतलब नहीं है। अगर स्टेटर में हम लोग रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे तो टॉर्क वगैरह नहीं बढ़ेगा, तो स्टेटर में R1 रेजिस्टेंस होगा, तो उस टाइम क्या होगा, रेजिस्टेंस लगा देंगे स्टेटर में, तो सप्लाई वोल्टेज जो आ रहा होगा तो उसका करंट घटने लगेगा। करंट घटेगा तो मैग्नेटिक फील्ड घटेगा, मैग्नेटिक फील्ड घटेगा तो रोटर का भी मैग्नेटिक फील्ड घटेगा, तो रोटर का टॉर्क भी डिक्रीज होगा, ठीक ना। तो हमारा 101 का आंसर हो जाएगा बी, कि डिक्रीज द स्टार्टिंग टॉर्क। अगर रोट स्टेटर में लगा दी और रोटर में लगाएंगे रेजिस्टेंस ना, तो टॉर्क इंक्रीज होता है, ठीक। और उसके बाद 102 नंबर सवाल देखिए क्या पूछ रहा है। एन इंडक्शन मोटर इज आइडेंटिकल टू, बोल रहा है इंडक्शन मोटर किससे मिलता जुलता है, या उसका, तो उसको हम लोग एसिंक्रोनस मोटर कहते हैं, तो एसिंक्रोनस मोटर से मिलता जुलता है, तो हमारा 102 का आंसर हो जाएगा डी। एसिंक्रोनस मोटर किसको बोलते हैं, इंडक्शन मोटर को, ठीक, 3 फेज इंडक्शन मोटर को। उसके बाद 103 नंबर सवाल है क्या पूछा था, स्टार्टिंग टॉर्क ऑफ ए 3 फेज स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर इज, बोल रहा है कि जो स्टार्टिंग टॉर्क होता है 3 फेज स्क्वायरल केज जिसमें पिंजरानुमा स्ट्रक्चर है, वो 1.5 टाइम ऑफ फुल लोड टॉर्क का होता है, ठीक ना, लेकिन रनिंग टाइम में इसका टॉर्क अच्छा नहीं रहता। तो हमारा आंसर 103 का हो जाएगा बी, कि 1.5 टाइम ऑफ फुल लोड टॉर्क, ठीक। उसके बाद देखिए 104 नंबर सवाल क्या पूछ रहा है, इन इंडक्शन मोटर परसेंटेज स्लिप डिपेंड ऑन, तो परसेंटेज स्लिप जो है वो डिपेंड करता है किस पे, NS-NR में ही स्लिप आता है। तो अगर कॉपर लॉस, मतलब जब हमारा रोटर में जो कॉपर लगा हुआ है वो लॉस जितना कम होगा उतना ज़्यादा हमारा स्लिप आएगा, ठीक। तो हमारा डिपेंड करता है कि कॉपर लॉस इन इंडक्शन मोटर पे हमारा परसेंटेज स्लिप डिपेंड करता है, ठीक। तो हमारा 104 का आंसर हो जाएगा सी। अब 105 नंबर सवाल देख लेते क्या पूछ रहा है, द एफिशिएंसी ऑफ एन इंडक्शन मोटर इज, तो डैश देन दैट द ट्रांसफार्मर, तो जितना भी हमारा इलेक्ट्रिकल का जितना भी इक्विपमेंट्स है, सबसे ज़्यादा एफिशिएंसी अगर किसी का होता है तो ट्रांसफार्मर का होता है, ठीक है, क्योंकि ये स्टैटिक्स डिवाइसेस में रोटेटिंग पार्ट कुछ भी है नहीं, तो लॉसेस बहुत कम होता है। इसलिए देखिएगा इसका जब भी न्यूमेरिकल बनाइएगा 95, 96, 98% तक एफिशिएंसी आता है, बाकी किसी में इतना एफिशिएंसी नहीं आता। बाकी मोटर और जनरेटर किसी का भी बनाइएगा तो 80 से 90, 70 ऐसा आएगा, ठीक। तो लोअर हो जाएगा कि एफिशिएंसी ऑफ इंडक्शन मोटर इज लोअर देन द ट्रांसफार्मर, तो हमारा 105 का आंसर हो जाएगा ए। 106 नंबर सवाल देखिए क्या पूछ रहे हैं, इफ़ द रोटर सर्किट ऑफ ए स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर इज ओपन, बोल रहा है कि ट्रांसफार्मर में और इंडक्शन मोटर 3 फेज इंडक्शन मोटर में क्या डिफरेंस है, दोनों का सर्किट डायग्राम तो सेम होता है, लेकिन ट्रांसफार्मर में क्या होता है, ये सेकेंडरी सर्किट जो होता है, ये प्राइमरी सेकेंडरी ये ओपन सर्किट रहता है, लेकिन इंडक्शन मोटर में ये शॉर्ट सर्किट रहता है। तो जब इसको शॉर्ट सर्किट करेंगे तो ट्रांसफार्मर इंडक्शन मोटर में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक। तो वही बोल रहा कि अगर वो शॉर्ट सर्किट नहीं है तो क्या होगा, तो मोटर रन ही नहीं करेगा, नॉट रन। शॉर्ट सर्किट रहेगा तभी ना रोटर से करंट फ्लो होगा। सेकेंडरी वाइंडिंग जब शॉर्ट सर्किट, रोटर होता है सेकेंडरी वाइंडिंग इंडक्शन मोटर में, तो सेकेंडरी वाइंडिंग शॉर्ट सर्किट है नहीं, तो रोटर में कोई करंट डेवलप होगा नहीं, तो करंट डेवलप नहीं होगा तो वो NR स्पीड से घूम ही नहीं पाएगा, तो नॉट रन होगा। 106 का आंसर हो जाएगा डी। 107 नंबर सवाल देखिए क्या पूछ रहा है, द एडवांटेज ऑफ ए स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर ओवर स्क्वायर केज इंडक्शन मोटर, तो स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का एडवांटेज क्या है कि इसका हाई टॉर्क होता है, और उसके बाद स्क्वायरल केज का हाई टॉर्क नहीं होता है, तो एडवांटेज क्या होगा, तो देखिए इस यहाँ पे क्या लिखा है, हायर एफिशिएंसी, इट हैज़ हायर पावर फैक्टर, इट कैन बी स्टार्टेड विद द हेल्प ऑफ रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टर, और उसके बाद नॉन ऑफ दिस, तो 107 नंबर का हमारा आंसर हो जाएगा, 107 का आंसर हो जाएगा हमारा सी। देखिए एफिशिएंसी तो मतलब सॉरी, टॉर्क जो है वो स्लिप रिंग का तो ज़्यादा होता ही है, ठीक, उसी को बाउंड टाइप रोटर बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे वैसा ऑप्शन दिया ही नहीं, तो दूसरा क्या होगा कि जो हमारा बाउंड टाइप रोटर होता है उसमें रोटर में वायर का यूज किया रहता है, मतलब उसी को स्लिप रिंग बोलते हैं, तो वायर जहाँ पे यूज होता है वहाँ पे हमको सेकेंडरी वाइंडिंग में रेजिस्टेंस वगैरह लगाने में प्रॉब्लम नहीं होता है, लेकिन जहाँ पे केज का यूज किया गया रोटर में, बार लगा हुआ है, तो यहाँ पे कहीं वायर है ही नहीं, तो कहाँ रेजिस्टेंस लगाएंगे, लगाने के लिए कोई जगह नहीं रहता है, तो वही
इसका आंसर हो जाएगा कि इट कैन बी स्टार्टेड विद द हेल्प ऑफ रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टर। ठीक, तो रेजिस्टेंस का यूज हम लोग स्लिप रिंग में कर सकते हैं, तो इसीलिए हम लोग को स्टार्ट करने में आसानी होता है, ठीक ना, स्टार्टिंग टाइम में रेजिस्टेंस के द्वारा। तो 107 नंबर आंसर हो गया हमारा सी, कि हम लोग रोटर में रेजिस्टेंस लगा के स्टार्ट कर सकते हैं, किसमें, स्लिप रिंग में, स्क्वायर केज में नहीं कर सकते, तो यही स्लिप रिंग का एडवांटेज। उसके बाद 108 नंबर सवाल देखिए क्या पूछा था, मैग्नेटाइजिंग करंट ड्रॉ बाय इन इंडक्शन मोटर एंड ट्रांसफार्मर इज द कॉज ऑफ देयर पावर फैक्टर। तो मैग्नेटाइजिंग करंट ड्रॉ बाय इन इंडक्शन मोटर, जो मैग्नेटाइजिंग करंट ड्रॉ करता है इंडक्शन मोटर और ट्रांसफार्मर, इज द कॉज ऑफ देयर, जिस कारण से क्या होता है, लैगिंग पावर फैक्टर आता है। अगर मैग्नेटाइजिंग करंट नहीं रहेगा तो लैगिंग पावर फैक्टर नहीं आएगा, और अगर मैग्नेटाइजिंग करंट रहेगा ही नहीं तो फ्लक्स कहाँ से आएगा, तो लैगिंग पावर फैक्टर तो होगा ही, ठीक ना। तो आंसर हो जाएगा हमारा बी, 108 का आंसर हो जाएगा बी। 109 नंबर सवाल देखिए क्या पूछ रहा है, थ्री फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर इज ऑलवेज स्टार्टेड विद, जो स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर है उसको हम लोग ऑलवेज किससे स्टार्ट करते हैं, तो फुल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इन द रोटर सर्किट, क्योंकि स्लिप रिंग में ही हम लोग रोटर सर्किट में रेजिस्टेंस लगा सकते हैं, नहीं तो नहीं, किसी और स्क्वायर केज में तो लगा ही नहीं सकते। तो वही बोल रहा है कि थ्री फेज इंडक्शन मोटर, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर इज ऑलवेज स्टार्टेड विद एक्सटर्नल रेजिस्टेंस प्लेस्ड इन द रोटर सर्किट, ठीक ना, फुल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इन द रोटर सर्किट। तो 109 का हो जाएगा आंसर हमारा डी, क्योंकि देखिए ये सब बार बार बता चुके हैं तो ज़्यादा डिस्कशन करना बनता भी नहीं है, ठीक। और उसके बाद देखिए 110 नंबर सवाल क्या पूछ रहा है, द सिंक्रोनस स्पीड ऑफ ए थ्री फेज इंडक्शन मोटर इज गिवन बाई, तो एन एस का फॉर्मूला क्या होता है, सिंक्रोनस स्पीड इसी को बोलते हैं एन एस, एस का मतलब हो गया सिंक्रोनस, एन का मतलब होता है स्पीड, तो 120 एफ बाई पी होता है ना फॉर्मूला। तो आंसर हो जाएगा 110 का आंसर हो जाएगा। 111 नंबर सवाल देखिए क्या पूछ रहा है, आउट ऑफ फ्लोइंग मेथड ऑफ स्टार्टिंग ए थ्री फेज इंडक्शन मोटर विच वन रिक्वायर्ड 6 स्टेटर टर्मिनल्स। तो बोल रहा है कि इन चारों में से, चारों स्टार्टिंग मेथड में से थ्री फेज इंडक्शन मोटर का किस में, किस एक में जो है 6 स्टेटर, मतलब हमारा जो स्टेटर होता है, तो इसमें 6 टर्मिनल का यूज होता है। इन स्टार्टिंग मेथड का कौन सा मेथड में 6 टर्मिनल का यूज होता है स्टेटर में, तो कौन सा मेथड में होगा, तो हमारा जो स्टार डेल्टा मेथड होता है ना स्टार्टिंग का, तो उसमें स्टेटर में ना 6 टर्मिनल का यूज होता है, ठीक। उसके बाद देखिए 112 नंबर सवाल क्या पूछ रहा है, 112 का सवाल है हमारा, इफ़ सिंगल फेजिंग अकर इन द रनिंग पोजिशन इन एन इंडक्शन मोटर द मोटर व्हील, बोल रहा सिंगल फेजिंग अगर आ जाए, तो अगर सिंगल फेजिंग आ जाएगा ना इंडक्शन मोटर में तो क्या होगा, मतलब सिंगल फेजिंग कब होगा, जब तीनों फेज एक साथ जुट जाएगा या दो फेज कट हो गया, तो उस टाइम में क्या होगा, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड आएगा नहीं। अगर दो को भी फेज चालू रहता है तो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड आ जाता है और मोटर रन करता है, लेकिन सिंगल फेजिंग हो गया मतलब थ्री फेज मोटर में सोचिए सिंगल फेज जा रहा है, तो मोटर हमारा क्या है वो स्टार्ट ही नहीं होगा। तो 113 का सॉरी 112 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, तो इसका ऑप्शन डी में दिया हुआ है कि नॉट स्टार्टिंग, ठीक। तो आज यहीं तक रखते हैं और आशा करते हैं कि आपका तैयारी में बूस्टअप मिल रहा होगा और आप अच्छे से लगे हुए होंगे, क्योंकि आने वाला शायद एसएससी जेई जो इस बार भराया गया है 2020 में, वो शायद जून तक या मार्च तक अपना एग्ज़ाम क्लियर कर ले, पता नहीं, जून तक तो कर डेट दिया गया है, लेकिन अगर हो जाए तो अच्छी बात है। तो आप बने रहे रेगुलर, आपको सारा का सारा देंगे। और हाँ, अगर आप वीडियो को शेयर नहीं कीजिएगा तो हमको भी बनाने में मज़ा नहीं आएगा, तो प्लीज़ प्लीज़ वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।